गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपकी होम साइंस क्लास में लेसन 8 पढ़ाऊंगी, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। हम आपको पहले लेसन 6 और 7 में जल कहाँ से प्राप्त होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, ये पढ़ा चुके हैं। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे अशुद्ध जल से, जो जल शुद्ध नहीं होता है उसके द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो अधिकांश संक्रामक रोग शरीर में रोगाणु प्रवेश करने के बाद होते हैं। रोगाणु शरीर में भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रवेश करते हैं। कुछ रोगों के रोगाणु वायु में तैरते रहते हैं। वे सांस द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ रोगों के रोगाणु मुख्य रूप से जल में होते हैं। ये जल तथा भोजन को दूषित कर देते हैं। जब हम उस दूषित जल व भोजन का सेवन करते हैं तो ये जल व भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तथा शरीर को रोगी बना देते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले रोगों को अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कहा जाता है। ये रोग हैं हैजा, टाइफाइड, पेचिश व अतिसार। बच्चों, आज हम आपको हैजा के बारे में बताएंगे और टाइफाइड के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में पहले हम आपको हैजा और टाइफाइड के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको पेचिश और अतिसार के बारे में बताएंगे। बच्चों, हैजा भयानक संक्रामक रोग है। यदि इस रोग का शीघ्र उपचार नहीं किया जाए तो रोग होने के 24 घंटे के अंदर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अधिक भीड़ वाले स्थानों में जहां स्वच्छता एवं जल की सही व्यवस्था नहीं होती है, वहां ये रोग जल्दी फैलता है। तीर्थ स्थानों में जैसे हरिद्वार, वाराणसी, कुंभ मेला आदि में ये रोग बड़ी तेजी से फैलता है। युद्ध क्षेत्र में भी इस रोग का व्यापक संक्रमण हो जाता है। उद्भवन काल। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जीवाणु प्रवेश करने के मात्र कुछ घंटे उपरांत ही इस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यदा कदा तो 1-2 दिन उपरांत ही रोग भयंकर रूप धारण करता है। इसका कारण है हैजा एक जीवाणु विब्रियो कॉलरा के संक्रमण से फैलता है। ये कौमी, जैसा आप कौमा लगाते हो उसी के आकार का होता है। इस जीवाणु को केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ये जीवाणु मनुष्य के शरीर में भोजन या जल के माध्यम से पहुंचता है। इस रोग के जीवाणु मक्खियों द्वारा फैलते हैं। मक्खियाँ वमन या मल या पर बैठकर असंख्य जीवाणु अपने चिपचिपे पैरों से ग्रहण कर लेती है। यही मक्खियाँ जब खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं तो जीवाणु खाद्य पदार्थों पर छोड़ देती है। मनुष्य जब इन खाद्य पदार्थों को खाता है या पानी पीता है तो ये जीवाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति को तुरंत हैजा हो जाता है। जीवाणु मक्खियों की टांगों से चिपके रहकर 13 से 14 दिन तक जीवित रह सकते हैं। अतः मक्खियाँ ही इस रोग को फैलाने वाली सबसे भयंकर जीव है। यदि दूध में इस रोग के जीवाणु पहुंच जाते हैं तो इन कीटाणुओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। अतः दूध को दूषित होने से अवश्य बचाना चाहिए। हैजा का दूसरा विसूचक है। ये रोग वमन तथा दस्त से होता है। रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने के 8 से 10 घंटे बाद ही लक्षण प्रकट
होने लगते हैं। पहला, रोगी के पेट में तीव्र दर्द होने लगता है। दूसरा, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ पतले दस्त शुरू हो जाते हैं, जिससे रोगी के शरीर में आवश्यक लवण एवं जल की अधिक कमी हो जाती है। रोगी को बार बार प्यास लगती है। शरीर में जल की कमी से आंखें अंदर को धंस जाती हैं तथा पेट पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। चौथा, रोगी का रक्तचाप कम हो जाता है, नाड़ी धीमी पड़ जाती है तथा गुर्दे शिथिल हो जाते हैं, जिससे शिथिलता आ जाती है। पांचवा, शरीर में शिथिलता आ जाती है। छठा, रोग बढ़ने पर मांसपेशियों में ऐंठन होती है। रोग के बचाव एवं उपचार। भारत में इस रोग का प्रकोप प्रत्येक वर्ष होता है। प्रायः प्रत्येक वर्ष लाखों व्यक्ति इस रोग से काल का ग्रास बन जाते हैं। कहीं कहीं गांव के गांव इस रोग से साफ हो जाते हैं। इस रोग से बचने के निम्न उपाय हैं। पहला, टीका लगवाना। हैजे से बचने का सबसे उत्तम उपाय हैजे का टीका लगवाना है। जिन व्यक्तियों को हैजे का टीका लगा होता है, उनको या तो हैजा होता ही नहीं या होता है तो इसका प्रभाव बहुत कम होता है। दूसरा, पृथकीकरण। हैजे के रोगी को अन्य व्यक्तियों से दूर एकांत स्थान पर रखना चाहिए। ये स्थान शोरगुल से भी दूर होना चाहिए। तीसरा, मक्खियों से बचाव। हैजे के रोगी को मक्खियों से बचाना चाहिए। रोगी के वमन और दस्त पर बैठकर मक्खियाँ खाद्य और पेय पदार्थ पर बैठती हैं और उन्हें दूषित कर देती हैं। अतः भोजन और पेय पदार्थ को ढककर रखना चाहिए। चौथा, मक्खियों को नष्ट करना। हैजे के रोगाणुओं को फैलने में मक्खियाँ सहायता करती हैं, अतः रोग से बचाव हेतु उनको नष्ट करना ज़रूरी है। पाँचवा, स्वच्छता। मक्खियाँ गंदगी को पसंद करती हैं, अतः घर और घर के आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। छठा, रोगी के वस्त्र और बर्तन। रोगी के वस्त्र और बर्तन को उबले पानी से स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि अधिक ताप पर हैजा के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। सातवां, पेय तथा खाद्य पदार्थ। हैजा के दिनों में पेय और खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। कच्ची खाद्य सामग्री, फल और तरकारी आदि को परमैंगनेट ऑफ पोटाश के हल्के घोल में घोलकर प्रयोग करना चाहिए। आठवां, जल। हैजे के दिनों में पानी को उबालकर प्रयोग करना चाहिए। नवां, पेट खाली ना रखना। खाली पेट पर हैजे के रोगाणु शीघ्र प्रभाव डालते हैं, अतः पेट खाली नहीं रखना चाहिए। 10वां, सार्वजनिक स्थानों से बचाव। हैजे के दिनों में सिनेमा, पार्क तथा तीर्थ स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। यदि जाना हो तो हैजे का टीका लगवा कर जाना चाहिए। 11वां, स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना। हैजा रोग फैलते ही नगर के स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिए, ताकि वो हैजे की रोकथाम हेतु अन्य प्रबंध कर सके। 12वां, रोगी का वमन और मल। रोगी के मल और वमन करने के बर्तनों को कोई निष्प्रमक घोल जैसे डिटॉल, फिनाइल आदि डालकर रखना चाहिए। हैजे का उपचार। हैजा एक भयंकर रोग है। जरा सी असावधानी की मृत्यु का कारण बन जाती है, अतः किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करके रोगी का इलाज अवश्य कराना चाहिए। रोगी को प्याज का रस, अमृतधारा और पुदीने
को पीसकर उसका पानी पिलाकर बहुत लाभकारी होता है। रोग की अवस्था में रोगी को पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। रोगी को बर्फ चूसने को दें या बूंद बूंद करके पानी पीने को देना चाहिए। शरीर में यदि पानी कमी हो गई हो तो नमक के पानी के इंजेक्शन लगवानी चाहिए। भूख लगने पर चावल का माड़ और अंडे की सफ़ेदी देनी चाहिए। रोग मुक्त हो जाने पर भी रोगी को विश्राम करना चाहिए तथा हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। बच्चों, ये तो आपका हैजा था। अब दूसरा रोग है मोती झरा। ये रोग विश्वव्यापी है। ये रोग ठीक से निकल जाए तो निश्चय समय पर बुखार उतर जाता है। इस रोग में असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि असावधानी से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे मियादी बुखार, टाइफाइड, मोती झरा। ये बुखार एक निश्चित अवधि में ठीक हो जाता है, इसलिए इसे मियादी बुखार कहते हैं। छाती पर मोती जैसे दाने निकल आते हैं, इस कारण इसे मोती झरा कहते हैं। टाइफाइड इसका अंग्रेजी नाम है। रोग का कारण। ये रोग सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ये जीवाणु अपना प्रभाव आंतों पर डालता है, जिससे आंतों की सतह पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और आंतें सूज जाती हैं। इस रोग के जीवाणु रोगी के मल, मूत्र, थूक और पसीने इत्यादि में होते हैं। अतः इस रोग के जीवाणु धूल, रोगी के गंदे कपड़े, रोगी के संपर्क में आने और दूषित भोजन आदि करने से हमारे शरीर की आंतों में पहुंच जाते हैं। ये जीवाणु अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। तेज गर्मी और सर्दी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे देश में इस रोग का प्रभाव वर्ष में 8 महीने गर्मी और वर्षा ऋतु में अधिक रहता है। ये रोग किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी मौसम में हो सकता है। रोग के लक्षण। इस रोग में ज्वर धीरे धीरे चढ़ता है और 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बुखार सांस 14, 21 और 28 दिन तक निरंतर चढ़ता रहता है। कभी कभी असावधानी के कारण इससे भी अधिक दिनों तक ज्वर नहीं उतरता है। पहले सप्ताह में 1/2 डिग्री से 1 डिग्री तक ज्वर चढ़ता है। इसमें प्रातःकाल और सायंकाल के ज्वर में बहुत कम अंतर होता है, परंतु ये किसी भी समय उतरता नहीं है। निश्चित अवधि में ज्वर उतर जाता है, किंतु पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। रोग का उद्भवन काल। इस रोग का उद्भवन काल 7, 14, 21 और 28 दिन या इससे भी अधिक हो सकता है। रोग के प्रसार का साधन। रोगी के मल, मूत्र और पसीने में रोग के जीवाणु निकलते हैं। वे पानी और भोजन में मिल जाते हैं और रोग का प्रसार करते हैं। कुछ व्यक्ति सुप्त अवस्था सोते हुए भी रोग प्रसार का साधन होते हैं। इनको ज्वर तो नहीं होता, किंतु इनके मल में रोग के जीवाणु होते हैं। रोग से बचने के उपाय। पहला, पृथकीकरण। इस रोग के लक्षण जैसे ही दिखाई देते हैं, रोगी को स्वच्छ और हवादार स्थान पर अलग लिटा देना चाहिए। रोगी का मल और मूत्र जलाना। इस रोग के जीवाणु बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये रोग के प्रसार में सहायक होते हैं, अतः रोगी के मल मूत्र को कार्बोलिक एसिड डालकर जला देना चाहिए। मक्खियों को नष्ट करना। मक्खियों को नष्ट करने के लिए घर को स्वच्छ रखना चाहिए। खाद्य सामग्री व सभी पेय पदार्थ ढक कर रखने चाहिए। नालियों और शौचालयों में फिनाइल का प्रयोग करना चाहिए और कमरों में फ्लेट छिड़कना चाहिए। रोगी के बर्तनों व वस्त्रों की सफाई।
रोगी के प्रयोग में आए बर्तनों और वस्त्रों को निसंक्रमित घोल, डिटॉल, फिनाइल आदि से स्वच्छ करना चाहिए। 5वां, दूध और पानी। पानी और दूध को उबालकर पीना चाहिए। 6, स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना। जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े वैसे ही नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देनी चाहिए ताकि वो नगर की सफाई और पीने के पानी की ओर अधिक ध्यान दे सके। उपचार। इस रोग में रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, अतः रोगी की देखभाल और दवा का उपयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करना चाहिए। रोगी को प्रारंभ में तरल और हल्का भोजन, फटे दूध का पानी, संतरे और मौसमी का रस तथा ग्लूकोज को पानी में मिलाकर देने से लाभ होता है। रोगी के आराम और